नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशांत शर्मा। स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 आईसीएससी बोर्ड से रिलेटेड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मैग्नेट जैसी ही एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मूविंग चार्ज, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। जब एक चार्ज मूव करता है तो एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअल में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातें करने वाले हैं। तो ये सीबीएसई आईसीएससी बोर्ड से स्पेसिफाइड सिलेबस है जो आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, और सेकंड हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू रिंग्स। और ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दीज आर दी टॉपिक्स इन विच वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। तो कॉपी पेन निकाल के बैठना है, सबको नोट्स प्रॉपर बना लेने हैं। जहाँ लिखने की जरूरत नहीं होगी वहाँ मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा, वो देख लेना, वरना एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन पूरी है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सबसे पहले डिस्कवरी की थी ओरेस्टेड साइंटिस्ट ओरेस्टेड ने, जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। 1820 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, और उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की कि जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराया जाता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, और वो फील्ड उसी की तरह बिहेव करता है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है। मतलब जब हम कहीं मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड बनता है, जैसे कि वो मेटल पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही बिल्कुल वो वायर वर्क कर रहा था। जब हमने उस वायर में करंट फ्लो कराई कि वायर मेटल के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसी फिनोमिना को ओरेस्टेड सर ने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने डिस्कवरी की? तो उन्होंने सिंपल बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम जानते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो उन्होंने कहा, सबसे अगर हम बात करें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में क्या किया उन्होंने एक वायर लिया, सिंपल वायर लिया, और इस वायर को कनेक्ट किया एक बैटरी से। इस वायर को उन्होंने कनेक्ट किया एक बैटरी से कुछ इस तरह से, पॉजिटिव यहाँ पे एक की लगा दी, और यहाँ से एक रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इस वायर के पास, लेट्स से ये वायर है ए सी, और इसी वायर के पास एक कंपास को रख दिया, कंपास निडल जो कि नॉर्थ साउथ को पॉइंट कर रही है। अब जैसे इस स्विच को ऑन किया उन्होंने, तो वो क्या देखते हैं कि इसमें से करंट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और करंट पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव की तरफ को वापस जाने लगती है। जब करंट नेगेटिव की तरफ को जाती है तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड बन जाता है जो इस मेटल की निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि कंपास की निडल मेटल की बनी हुई है। अब कंपास निडल मेटल की बनी हुई है तो मेटल का पीस अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ को, और यहाँ ये वायर भी अट्रैक्ट करने लगा। उन्होंने क्या सोचा कि यार ये क्यों हो रहा है, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। जब उन्होंने स्विच ऑफ किया तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो वो क्या देखते हैं कि निडल दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, और इस करंट की वजह से जो फील्ड बना उसका नाम दिया उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से डिस्कवरी हो जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने निकाली। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वेशंस बेसिकली, observations number first, when switched off no deflection shown। तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ जब स्विच को ऑफ किया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की, when switched on the circuit, this is the short form of circuit, then needle shows some deflection। निडल ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया टुवर्ड्स द वायर, ऑब्वियसली क्योंकि निडल मेटल की बनी हुई है, तो वी लिखेंगे टुवर्ड्स द वायर। सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया? व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज्ड
direction of current changed, then needle deflects अपोजिट साइड, दूसरी डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी व्हेन कंपास प्लेस्ड जस्ट above the wire, then needle shows deflection इन नॉर्थ साउथ। इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर रही थी नीडल। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह ट्रीट करी जा रही थी। तो अरिस्टर साहब ने कहा कि भाई वायर में जब करंट फ्लो कराओगे तो वो मैग्नेट की तरह ऑब्जर्वेशंस। तो अब इनसे कुछ इन्फेरेंस निकल करके आए कि क्या क्या इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन कह सकते हैं हम। तो इन्फेरेंस की अगर हम बात करें यहाँ अरिस्टर एक्सपेरिमेंट के इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस बेसिकली क्या है? पहला इन्फेरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेरेंस, कि जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब जब किसी वायर में हमने करंट फ्लो कराई तो इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब पहला इन्फ्लुएंस आया व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए वायर, व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए वायर, फ्लोइंग इन वायर, इट बिहेव एज मैग्नेट। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस निकल करके आया। सेकेंड इन्फ्लुएंस में क्या हुआ कि हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो इट ऑल्सो हैज ए टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पर आया द वायर हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेरेंस है। इससे ये पता लगता है कि वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और यहीं से इस डिस्कवरी को नाम दिया गया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि ओरस्टेड साहब ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर करके दिखाया था। तो खैर ये बातें थी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। अब हम आगे क्या करते हैं, हमें देखना है कि जब एक वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कोई डेफिनेशंस भी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की जाती है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली डिनोटेड बाय बी, इट्स यूनिट इज टेस्ला, एक तो टेस्ला इसकी यूनिट है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इसे लिख सकते हैं द स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर in which any metal piece can experience a force is called magnetic field। अब इसकी यूनिट डिनोटेड सब देख ही लिया आप लोगों ने। अगर हम बात करें इसकी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कन्वर्जन, तो यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? यहां सिंपली 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर फर्स्ट। सेकंड 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो दीज आर द कन्वर्जन रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम आगे बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती है और क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली चीज, लेट्स से वी हैव ए मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिंपल प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ को चली जाती है। It is originated from North Pole and terminated to South Pole. There are many concentric rings, many loops originated from North, terminated to South, and inside from South to North. Outside of the magnet, North to South, and inside the magnet, South to North. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई आप लोगों को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, originated from north and
टर्मिनेटेड टू साउथ। सेकंड, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। तो दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट point of intersection there will be two direction, there will be two direction of magnetic field which is impossible. Okay, third is they never form closed loop, they never form closed circular loop. Fourth, they always form continuous loop. Continuous का मतलब क्या होता है कि एक बार निकली तो साउथ पे जाकर के ही रुकेगी, ये कॉन्टिन्यूस लूप है। और क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्थ से निकल करके नॉर्थ पे ही नहीं जाएगी, नॉर्थ से निकल करके या तो साउथ पे जाएगी या इन्फिनिटी पे जाएगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को रिवाइज कर देते हैं। तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड टू साउथ पोल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, they never intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of magnetic field which is impossible. Third property, they never form closed circular loop. सर्कुलर लूप मतलब नॉर्थ से निकल करके नॉर्थ पे नहीं जाएगी, नॉर्थ से निकल कर तो साउथ पे जाएगी अगर साउथ पोल मिला, वरना इन्फिनिटी पे जाएगी। हालांकि हर एक मैग्नेट का साउथ पोल होता ही है, नॉर्थ साउथ दोनों पोल होंगे, कभी भी सिंगल पोल की मैग्नेट नहीं होगी। फोर्थ, दे ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यूस लूप, मतलब नॉर्थ से निकल कर साउथ पे ही जाएगी, ये कंटिन्यूस लूप थी। तो ये कहानी थी मैग्नेटिक फील्ड्स की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की, जो हमने ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस देखे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओरेस्टेड साहब ने जो डिस्कवरी करी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वायर में करंट फ्लो कराने पे बन जाएगा। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल साहब ने था। मैक्सवेल वाज द असिस्टेंट ऑफ ओरेस्टेड और उन्होंने बताया कि सर मैं बता सकता हूँ कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा जस्ट प्लेस अवर राइट हैंड लाइक दिस। तो अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखें तो थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब हम यही पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। चलिए, सो अगर हम बात करें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किस काम में आएगा ये, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा कि इफ वी प्लेस अवर राइट हैंड लाइक दिस, आई एम मेकिंग ए शेप ऑफ द राइट हैंड, यू कैन क्लियरली सी दैट। Let's say this is our right hand, so this is thumb and these are the curl fingers, so these are the curl fingers. So this thumb shows direction of current, तो thumb क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल फिंगर शो क्या करेगी, कर्ल फिंगर। तो कर्ल फिंगर्स क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करेगी और थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसके केस में है, इन द केस ऑफ स्ट्रेट वायर ओनली। तो अगर हम यहां बात करें फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये तो करंट कैरिंग वायर है। और यहीं पे हम बात करें फॉर अगर कोई रिंग गिवन होगी तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेट वायर, दिस इज द केस ऑफ रिंग। कुछ भी हो सकता है, अरे लूप भी हो सकती है करंट कैरिंग और करंट कैरिंग वायर भी हो सकता है। तो मान लो हमारे पास ये रहा वायर, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर लाइक दिस, दिस इज द करंट।
तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली बात है, मैंने बताया तुम्हें कि थंब क्या शो करेगा, थंब करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फिंगर्स क्या शो करती है, फिंगर्स की बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके केस में है ना, वायर के केस में। लेकिन अगर रिंग गिवन होगी, रिंग कुछ इस तरह से गिवन होगी ये, और करंट इस तरह से फ्लो हो रही होगी रिंग पे, तो अगर रिंग के केस में करें तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो सिंपली हम थोड़ी चीजें चेंज करेंगे, थंब उल्टा कर देंगे, थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर्स क्या शो करने लगेगी, फिंगर शो करने लगेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। बड़ा बेसिक चीज है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेट वायर के केस में, तो अपने राइट हैंड को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और यहाँ से घूम करके आउटसाइड, क्योंकि रिंग की फॉर्म में चलता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इनसाइड, यहाँ पे मैं क्रॉस लगाऊंगा, क्रॉस साइन शोज इनसाइड डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट साइन, ये क्या शो करता है, आउटसाइड डायरेक्शन। ये तो वायर के केस की बात थी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द रिंग, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ रिंग, सो वी जस्ट प्लेस आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से रखेंगे तो हमारा अंगूठा अंदर की तरफ को शो करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन राइट क्रॉस साइन हियर इनसाइड डायरेक्शन, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब हमें बात करें क्लॉक फेस रूल, तो व्हाट इज क्लॉक फेस रूल, मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल क्या फाइंड करने में काम आता है, क्लॉक फेस रूल फाइंड करने में काम आता है कि कौन सा पोल बन रहा है मैग्नेट का, नॉर्थ या साउथ। मतलब अगर किसी रिंग में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट इज बिहेविंग एज ए साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट इज बिहेविंग एज ए नॉर्थ पोल। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो क्लॉक टाइप की रिंग्स है, लेट्स से दिस इज रिंग फर्स्ट एंड दिस इज रिंग सेकंड, तो अगर करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो इट विल बिहेविंग एज ए साउथ पोल ये, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल बिहेविंग एज ए नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। तो यहां तक ये सारी बातें थी। अब अगर हमने वायर में करंट फ्लो कराई तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। अगर हमने लूप में करंट फ्लो कराई तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी और प्रॉपर्टीज क्या होगी, इन द केस ऑफ सोलेनॉइड और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या क्या होगा, यही बात हमें करनी है। तो देखो जरा बात अगर हम यहाँ करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर। तो कैसे ड्रॉ करनी है, देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, अभी पढ़ा है हमने। तो मान लो वी हैव ए वायर, ये रहा वायर, ये चल रहा, ये वायर है भाई स्ट्रेट वायर, ठीक, इस तरह से, और इस वायर में करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही है आई। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ऐसा अंगूठा रखेंगे यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, तो रिंग की तरह शेप आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो रिंग हमें बनानी है, तो हम रिंग कैसे बना सकते हैं कि यहाँ से पहली कंसेंट्रिक रिंग ऐसे बनेगी, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर। नेक्स्ट कंसेंट्रिक रिंग्स लुक्स लाइक दिस, अनदर नेक्स्ट कंसेंट्रिक रिंग्स लुक्स लाइक दिस। सो दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये होगा इनसाइड और ये होगा आउटसाइड। तो ये बात थी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी तो यही कि कंसेंट्रिक रिंग्स बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब जहाँ पे पहले इनसाइड था वहाँ आउटसाइड हो जाएगा, जहाँ पे पहले आउटसाइड था वहाँ इनसाइड हो जाएगा। अगर हम करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे, मीन्स करंट इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से बातें समझ में आई सारी, आई होप नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग्स। अगर कोई रिंग है उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हाउ वी कैन ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर दैट पर्टिकुलर रिंग। तो यहाँ पे अगर हम यहीं पे कॉन्सेप्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग्स। तो करंट कैरिंग रिंग्स की बात करते हैं, या रिंग ले लो, एक ही ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक रिंग ले ली, ये रही हमारे पास रिंग इस तरह से, ये हमने इसका सामने वाला फेस बनाया,
कुछ इस तरह से, ठीक, ये बनाया और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और इसी को हमने, ये तो ऐसे रखी है, हमने इसे ऐसे बना दिया टेढ़ा करके, तो टेढ़ा करके कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये रही, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से करंट फ्लो करवा दी इसके अंदर। तो हमें दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे ये बना सकते हैं एग्जाम में आएगा, तो चाहे ये बना सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे, सही होंगे। तो सबसे पहला केस हमें पता है कि फिंगर्स को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, तो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ को जाएगा। अंदर की तरफ को कैसे जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अंदर जा रहा है तो उसके अराउंड रिंग बन जाएगी, कुछ इस तरह से रिंग्स बनेगी छोटी छोटी, ये इस तरह से रिंग्स बन करके आ जाएंगी। यहाँ से अंदर है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, और यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, तो ऐसे यहाँ पे रिंग बन जाएगी छोटी छोटी, कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से रिंग्स बन जाएगी, यहाँ पे अंदर और यहाँ से बाहर, कुछ इस तरह से छोटी छोटी रिंग्स बन जाती हैं, ठीक। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देखो करंट ये आगे को रखा है, तो करंट आगे से पीछे को जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो फिंगर्स रखेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट होगी, तो लेफ्ट के केस में ये गई पहले सीधी, फिर अगली वाली टेढ़ी थोड़ी ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, फिर नेक्स्ट ऐसे, अनदर वन लाइक दिस, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये सीधी आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से आ रही है। तो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द करंट कैरिंग रिंग्स। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी कि अगर हम इसके पोल की बात करें तो कौन सा साउथ कौन सा नॉर्थ, हम यहाँ से देखो कैसे जा रही है करंट, ऐसे, तो कौन सा पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ से निकलती है साउथ को चलती है, साउथ पोल ये रहा, नॉर्थ पोल ये रहा इसके केस में, ठीक। तो इसके उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हमें पता ही है। अगर हम बात करें किसकी, सोलेनॉइड्स की, और सोलेनॉइड क्या होते हैं, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं। तो सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए डिवाइस व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग बेस। मतलब कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बेस है, जैसे कि एक हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा हो या प्लास्टिक के रॉड हो, उसके ऊपर हम कॉपर के वायर को बाउंड कर देते हैं, तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड के अंदर जैसे हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, और वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लगेगा। तो जैसे आपने स्पाइरल रजिस्टर देखे होंगे, तो स्पाइरल जो है एक्चुअल में वही एक सोलेनॉइड को कह सकते हैं हम, क्या सोलेनॉइड वही है, स्प्रिंग जो होता है वो सोलेनॉइड है, ठीक है। तो यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों के लिए हम बातें करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले देखते हैं क्या होता है। सोलेनॉइड इज ए डिवाइस, लिखेंगे व्हेन n number of turns wound on a non-conducting base, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो जैसा हम अगर बात करें सोलेनॉइड की, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिंग्स है, सो दीज रिंग्स बिहेविंग लाइक ए सोलेनॉइड, ये रहा, है ना। और हमने इसे इससे बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे की लगा दी, और यहाँ पे क्या लगाया, रियोस्टेट लगाया एक, और इसी से हमने एक की को कनेक्ट किया इससे, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया, और एक की हो जाएगी, ये वोल्टेज भी, और रियोस्टेट RH हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव करंट निकलना स्टार्ट हुई यहाँ। अब करंट नीचे पीछे से आगे हो जाएगी, मतलब इस तरह से घूमते हुए नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर, और ये नीचे वापस घूम करके वही चली जाएगी। अब ये रिंग्स है, अब ये रिंग्स है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, तो इट इज दीज आर बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कैसे हो रहा होगा, तो ये वायर ऐसे घूम कर कैसे गया, तो देखो करंट ऐसे चल रही है, ऐसे, है ना, ऐसे चल रही है, ऐसा मतलब क्या हुआ है, ये क्या हुआ, करंट ऐसे क्लॉकवाइज है, तो मतलब ये क्या कैसी तरह बिहेव करेगा, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल बन जाएगा ये, और नॉर्थ पोल वहां से देखेंगे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ चलती है, हमने ऐसे रखी है, करंट देखो ऐसे चल रही है, हमने हाथ को ऐसे रखा, तो इस तरफ को डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पहले करंट सीधी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज लाइक दिस, थर्ड इज मूविंग लाइक दिस, और इस तरह से चलती रहेंगी ऊपर तक, करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल करके आती है, जिन्हें इन्फरेंस बोल सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ सकती है, अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें
तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल है, तो सोलेनोइड के बीच में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब विद इन द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड पे देखो, अगर तुम किनारों पे देखते हो तो तुम क्या देखते हो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में बन रहा उसका आधा यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें आउटसाइड की, यहाँ या यहाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुंच ही नहीं पा रही है। हम धीरे धीरे कंपास रख करके देखेंगे तो कंपास के नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करेगी, यहाँ पे थोड़ा कम करेगी और यहाँ बिल्कुल नहीं करेगी। तो उस समय ये पता चल जाता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड नहीं है, केवल कहाँ पे है, इनसाइड है या एंड पे है। तो दिस इज द सोलेनोइड। हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड। देयर आर टू वेज। देखो दो तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के। पहला तरीका क्या है, हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलेनोइड तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, इफ वी इंक्रीज द करंट इन द सोलेनोइड देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन निकल करके आती है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। दोनों को कंबाइन करेंगे, B प्रोपोर्शनल टू N इंटू आई, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। तो यहाँ पे इस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे डिक्रीज हो जाएगा। ये थी बात सोलेनोइड की। अगर हम यहीं पे बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिल्कुल सोलेनोइड की तरह होता है, बस डिफरेंस ये है कि सोलेनोइड पे बेस जो होगा नॉन कंडक्टिंग होगा, मतलब वायर जिस पे लिपटा होगा वो नॉन कंडक्टिंग पे हो, या वायर किसी पे लिपटा बना हो, केवल स्प्रिंग की तरह भी है, स्प्रिंग की तरह रहे, तब तो वो सोलेनोइड है। अगर नॉन कंडक्टिंग बेस को रिप्लेस करके कंडक्टिंग बेस लगा देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। कंडक्टिंग बेस लाइक ए सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम सॉफ्ट आयरन के रॉड पे कॉपर के वायर को बाउंड कर देते हैं तो वो बिहेविंग एज ए मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक करंट फ्लो होती रहेगी मैग्नेट बनी रहेगी, करंट फ्लो होना बंद हुई मैग्नेट बननी बंद हो जाएगी। तो दोगली टाइप की है ना। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन को, करंट इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। सॉफ्ट आयरन कोर यूज क्यों करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का सिंपल तरीका ये, सिंपल रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि जब वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करंट फ्लो कराने पे हो सकता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं बंद हो जाएगी तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह हार्ड आयरन या स्टील रॉड यूज करेंगे तो वो एक बार मैग्नेटाइज हुआ तो डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा, तो वो परमानेंट मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी अपने अंदर रिगेन कर लेगा। दैट्स व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर। अब हम बात करते हैं यू शेप्ड मैग्नेट की। तो यू शेप्ड मैग्नेट इंपॉर्टेंट मैग्नेट है हमारे सिलेबस में। आई शेप्ड मैग्नेट इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती क्योंकि सोलेनोइड भी एक आई शेप्ड मैग्नेट की तरह है, इस वजह से। तो अगर हम यू शेप्ड मैग्नेट की बात करें, यू शेप्ड, तो यू शेप्ड मैग्नेट कुछ इस तरह की होती है, हॉर्सशू कह सकते हैं, कि यहाँ पे इस तरह से इस वायर को हमने ऐसे बाउंड किया, ये सॉफ्ट आयरन कोर ही है, और यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये इस तरह से यू शेप ले लेता है ना, यू वाली शेप ले लेगा, इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वायर को बाउंड किया कुछ इस तरह से, ये हमने वायर को यहाँ बाउंड कर दिया, कॉपर वायर, दिस इज द कॉपर वायर, और इससे यही कनेक्शन बनाया और यहीं से हमने इसे बाउंड करके इस तरह से लपेट दिया इसके ऊपर, है ना। और यहीं से हमने कनेक्ट किया बैटरी को, यहाँ पे की को, और यहाँ रियोस्टेट, और यहाँ से हमने कनेक्ट किया ऐसे, ये V, ये K और ये R H। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, इसके अंदर ये घूम करके पीछे जैसे आई नहीं, तो इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, घूम करके ऐसे जा करके मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। और इसके भी तरीका वही है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, करंट इंक्रीज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा।
अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह बिहेव कर सकती है? मतलब सोलेनोइड कैन वर्क्स एज ए मैग्नेट, यस और नो? तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यस, इसका सिंपल आंसर यस ही होगा कि सोलेनोइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसका सिंपल आंसर यस ही होगा क्योंकि सोलेनोइड भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। जब सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कराई जाएगी तो उसके दो पोल बन जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। करंट फ्लो होने की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे बार मैग्नेट के मिडिल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे सोलेनोइड के विद इन अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ऐसे सोलेनोइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। जैसे बार मैग्नेट के पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम, ऐसे ही सोलेनोइड के एंड्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां, हालांकि वो मैक्सिमम नहीं होता। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज तो है ना जो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट की जा सकती है, तो उसे हम सोलेनोइड वर्क्स एज ए बार मैग्नेट। यहाँ फिगर देख रहे होंगे कि कैसे सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं और कुछ नहीं इसमें। तो यहीं पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, जहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल्स में कि जैसे हमारी आंखों में कोई पाउडर गया आयरन का, तो वो निकल नहीं पा रहा, पानी वानी से धोने के बाद भी हमारी आंखों में बहुत इरिटेशन पैदा हो रही है, तो कैसे करते हैं? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं, हमारी आई के पास, तो सारा जो आयरन पीसेज हैं वो चिपक करके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे स्टिक हो जाते हैं, निकल करके बाहर आई से इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाते हैं, तो वो हमारी सेफ रहती है आई। और काफी पर्पज है इसके। बुलेट ट्रेन में वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। आपको पता है ना, बुलेट ट्रेन नीचे टच होकर के नहीं चलती। बुलेट ट्रेन की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमारी जो एक ट्रेडिशनल ट्रेन है जो रेल्स के ऊपर चलती है, इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर की है। एक मैक्सिमम जो फास्टेस्ट ट्रेन है जो पटरी पर चलती है उसकी स्पीड है 300 टू 350 किलोमीटर पर आवर। अब इंजीनियर्स ने सोचा कि यार अगर हम इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, जो जब ट्रेन चल रही है पटरी पर तो फ्रिक्शन है यहाँ प्रेजेंट, इस फ्रिक्शन को अगर किसी तरह से रिड्यूस कर दिया जाए तो हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने से हम अपने टाइम को आसान, मतलब अपने वर्क को आसान बना सकते हैं। जहां पे हमें आधे घंटे में पहुंचना होगा वहां हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो कैसे किया? तो उन्होंने क्या काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाई बुलेट ट्रेन में सुपर कंडक्टर्स यूज करके। तो नीचे जो पटरी है वो तो ऐसे ही बनाई, ऊपर बुलेट ट्रेन में पहिए नहीं होते, बुलेट ट्रेन में व्हील नहीं होता, केवल पटरी होती है बुलेट ट्रेन पे एक नीचे। और जब टकराने की कोशिश की तो वो मैग्नेटिक लेविटेशन करने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन लगातार उस पर फ्लो हो रही है। लिक्विड नाइट्रोजन से जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो मैग्नेट उस पर लेविएट करने लगती है, तो वो लेविएट करेगा, टच ना होकर लेविएट करेगा। मतलब 1 या 2 में ऊपर रहेगी बुलेट ट्रेन हमेशा उससे, धरती से, मतलब मीन्स सरफेस से। तो अब उसे स्पीड दी गई। जब उसने स्पीड गेन करी तो पता है आपको कितनी स्पीड गेन की उसने स्पीड गेन की 600 किलोमीटर पर आवर। मतलब बुलेट ट्रेन 600 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकती है विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन गायब कर दिया ना हमने। जो फ्रिक्शन था, जो स्पीड कमजोर कर रहा था, रोक रहा था, वो फ्रिक्शन ने गायब कर दिया। लेकिन एक दिक्कत और आ रही थी यहाँ पे कि एयर ड्रैग जो है वो प्रेजेंट है। जब बुलेट ट्रेन अपनी मैक्सिमम ऑप्टिमम स्पीड पे चल रही है तो वहां पे एयर ड्रैग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस मोशन को रोकने का। तो वहां भी समस्या थी। इंजीनियर सोचा कि यार इस एयर को भी गायब कर दिया जाए तो क्या किया जाए। अगर हम इस एयर को गायब कर दे, वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो और ज्यादा स्पीड अचीव करी जा सकती है। तो उन्होंने क्या काम किया, एक हाइपरलूप नाम की चीज बना दी। हाइपरलूप मतलब एक नीचे धरती के अंदर सुरंग बनाई, उस सुरंग को मैग्नेटिक बना दिया जिससे कि मैग्नेटिक लेविटेशन करने लगे, और उसके अंदर एक चेंबर रखा। उस चेंबर के अंदर ऑक्सीजन है और बाहर से पूरा चेंबर खाली कर दिया, एयर भी बाहर निकाली, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब उस हाइपरलूप के चेंबर में स्पीड दी गई तो आपको पता है कितनी स्पीड अचीव की, 1200 किलोमीटर पर आवर। मतलब बुलेट ट्रेन की जस्ट डबल स्पीड अचीव कर दी। इसका मतलब हाइपर लूप से जो काम बुलेट ट्रेन से आधे घंटे में हो रहा था वो हाइपर लूप से 15 मिनट में हो सकता है। तो इतनी तेज चीजें चल रही है केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और यही कुछ इसके यूजेस हैं। अब हम बात करते थे सेकंड पार्ट की इस चैप्टर के, जिसे बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, देखो यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करें, मान लो हमारे पास 3 एक्सिस है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये रहा कंडक्टर, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड कराया, नीचे से ऊपर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और इनकी वजह से इस वायर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स।
अब बात सिंपल से है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो फोर्स का बड़ा सिंपल मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू आई बी एल। ये फॉर्मूला है फोर्स कैलकुलेट करने का, जहां L क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, B हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और I हो जाएगी करंट इन ए वायर, जहां I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ हमें पता है। हालांकि FVL sin थीटा होता है वो 12th क्लास में पढ़ेंगे, हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, सफिशिएंट है फॉर्मूला। अब वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि कैसे डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स हम कैलकुलेट करते थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि फ्लेमिंग साहब ने बताया कि पुट योर लेफ्ट हैंड इन दिस सिचुएशन, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमने इस तरीके से रखा, तो दिस इज द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। तो थंब क्या शो करता है, थंब शो करता है मैग्नेटिक फोर्स, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड और ये शो करेगी करंट। देखो एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड, तो एफ एम सी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो इस बेस पर हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से एक क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा, हमें मैग्नेट गिवन है, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का और ये साउथ पोल हुआ मैग्नेट का, और यहाँ पे कंडक्टर रखा है, करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रही है। तो हमसे पूछा बताओ वायर किस तरफ को भागेगा, तो उसी तरफ को भागेगा जिस तरफ को मैग्नेटिक फोर्स रिस्पेक्ट करेगा। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स इन दिस सिचुएशन, वी जस्ट पुट अवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स इन दिस सिचुएशन, देन द thumb shows direction of magnetic field, magnetic force, and index finger shows direction of magnetic field in this direction of current। तो magnetic field की डायरेक्शन क्या है, magnetic field is always goes from north pole to south pole। तो north से south direction of magnetic field, तो रखे मैंने index finger in the direction of magnetic field। और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, तो ऊपर कर दो करंट क्योंकि ऊपर जा रही है करंट। तो थंब कहाँ है देखो इनसाइड, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इनसाइड, मतलब वायर अंदर को भाग जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, इनसाइड डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी है। और इसी मैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल पे एक डिवाइस है जो वर्क करती है, जो हमारे सबके घरों में रहती है, जैसे बोलते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में, जब किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो घूमने लगता है। और इसी प्रिंसिपल में हमारे घरों के फैंस, वॉशिंग मशीन, जितनी भी घूमने वाली चीजें वर्क करती है। तो क्या है डीसी मोटर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर इज नथिंग बट ए डिवाइस, डीसी मोटर, देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई आ रही होगी आपके सामने। तो डीसी मोटर इज नथिंग बट ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। हमने उसे बिजली प्रोवाइड कराई तो उसने हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फैन स्विच ऑन करते हैं तो पंखा घूमने लगता है, तो पंखा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जिससे हमें हवा मिलती है। या वॉशिंग मशीन, हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी से तो वॉशिंग मशीन का मोटर घूमने लगता है जिससे हम कपड़े धो सकते हैं, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। और एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो पानी चलाता है ऊपर को, तो हमने स्विच ऑन किया तो मोटर घूमने लगता है जिससे नीचे का पानी ऊपर जाएगा, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। 4 पार्ट्स आर मेन। पहला होता है आर्मेचर कॉइल, सेकंड होता है रिंग्स, आर्मेचर कॉइल, परमानेंट मैग्नेट, स्प्लिट रिंग और बुशेस। स्प्लिट रिंग का ही नाम है कम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्प्लिट रिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं डीसी मोटर का, तो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारी स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग। ये बुशेस, हाँ मेरी है, हाँ बुशेस, दीज आर दी बुशेस। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हमें मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यहाँ से ले लेंगे हम। तो जब उसके अंदर करंट फ्लो होगी, देखो यहाँ ये नॉर्थ से साउथ, तो होता क्या एक्चुअल में, जैसे करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं, तो करंट देखो यहाँ से ऊपर को जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, हमने रखा अपनी फिंगर ऐसे, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स करंट ऊपर, तो फिंगर का थंब अंदर को जा रहा, तो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जैसे यहाँ देखेंगे तो देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, ये हिस्सा बाहर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि मान लो ये है,
अब ये कॉइल है आर्मेचर कॉइल, यहाँ पे ये इससे अंदर को जा रहा है, ये सब बाहर को जा रहा है, तो इससे कैसे घूमेगा, कुछ इस तरह से घूमने लग जाएगा और इसी तरह से टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और घूमेगा और इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं और इधर उधर इधर उधर इधर घूमने लगेगा तेजी से, है ना। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है एक्चुअल में, ये डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम आता है कि कभी कॉइल ऐसे घूमे तो करंट की डायरेक्शन अपना रिवर्स करता रहता है जिससे मोशन बना रहता है और फोर्स की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। कम्यूटेटर भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग नाम की चीज होगी जो मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराती है और स्प्लिट रिंग का मेन काम क्या है, स्प्लिट रिंग का मेन काम होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट और बुशेस से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं बुशेस, छोटे छोटे, इन्हें बोलते हैं B1 और B2, ये बुश हो जाते हैं और बुश से क्या होते हैं, हम बाहर ये बुशेस इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करके रखते हैं जिससे हम इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीसी मोटर की वर्किंग है, डीसी मोटर की एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बताया, यहाँ सब लिखा हुआ आ रहा है, अब लोग दिख रहा होगा, ये सब नोट करना है अच्छे से। ये डीसी मोटर हमारे एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं हम, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका एक रिवर्स फिनोमिना है। ओरस्टेड ने क्या डिस्कवरी की थी, ओरस्टेड ने डिस्कवरी की थी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, नेचर के पास सिमेट्री होती है, तो फैराडे साहब ने इसी का जस्ट उल्टा डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि जब किसी वायर के पास मैग्नेट को लेकर के जाया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। मतलब क्या, मतलब ये कि ओरस्टेड साहब ने बताया कि करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और फैराडे ने बताया जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट भी फ्लो होने लग सकती है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे हम उसे, वो होगी इंड्यूस करंट। और आपने इसको देखा भी होगा कि जो जनरेटर होते हैं वो अपने आप ही करंट डेवलप करते हैं, अपने आप ही करंट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों कर रहे हैं प्रोड्यूस, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, वो कॉइल घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बन रही है और उस करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कह सकते क्योंकि वो करंट जनरेट हो रही है खुद से, इसलिए उसका नाम होगा इंड्यूस करंट। तो इसी फिनोमेना को कि व्हेन वी पुट ए मैग्नेट, व्हेन वी टेक ए मैग्नेट नियर ए कॉइल और उस मैग्नेट को हम लगातार मूव कराते रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे लिंक हो जाएगी कॉइल से और लगातार चेंज होने लगेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जब वो चेंज होगी तो एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, फैराडे ने डिस्कवरी की थी सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपली कॉइल रखी है, ये रखी कॉइल है ना, और इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। यहाँ पे मान लो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है हमें पता लगाने के लिए कि करंट फ्लो हो रही है नहीं, या छोड़ो, हमने इसमें एक बल्ब लगाया, हमने इसमें एक बल्ब लगा दिया, ये रहा बल्ब। अभी तो कोई बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब को ग्लो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने क्या काम किया कि यहाँ पे एक मैग्नेट लिखी, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट का है। अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, मतलब मैग्नेट की वेलोसिटी 0 है, नॉर्थ से करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है कुछ इस तरह से और साउथ की तरफ को चली जाएगी, आपको पता ही है। तो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहे हैं। तो इस टाइम तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, बल्ब नहीं जलेगा। अब क्या क्या, जैसे फैराडे साहब ने इस मैग्नेट को लगातार आगे पीछे मूव कराया, टू एंड फ्रो मोशन कराया, बड़ी तेजी से मोशन कराया, तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी इसके कॉन्टेक्ट में आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। तो इस प्रोसेस से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट बन गई और उसी इंड्यूस करंट से बल्ब ब्राइट ग्लो कर गया, जल गया। अगर तुम इसे रोकोगे तो ये फिर से करंट गायब हो जाएगी। जब तक ये मूव करती रहेगी बल्ब ग्लो करता रहेगा, ये मूव करनी बंद हो जाएगी, बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो दैट इज द फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही अच्छा फिनोमेना था, बहुत ही सिंपल फिनोमेना था, हम इसे देख भी सकते हैं। हमारे पास अगर कोई डीसी मोटर है, उस मोटर में एक पहिया लगा उसे तेजी से घुमाने लगो तो पीछे करंट बनने लग जाएगी और बल्ब चल जाएगा अगर हम उससे बल्ब को कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर इसी पे वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। वो तो लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या कहते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है इंड्यूस करंट। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है तो इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी होगी कि नॉर्थ चाहेगी कि नॉर्थ पोल इसके पास ना आए। नॉर्थ पोल
नॉर्थ पोल के पास ना है तो क्या बनना पड़ेगा, इससे नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। अगर ये कॉइल नॉर्थ पोल बन जाएगी तो देखो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपल करेंगे, तो मैग्नेट दूर ही रहेगी। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ। यही फैराडे लॉ है, और इसी फैराडे ये लींज लॉ था, और ये फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या कहा था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा कॉइल में इंड्यूस करंट बनती रहेगी। सेकंड लॉ क्या कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होनी बंद हो गई। ये पहले स्टेटमेंट का पार्ट है। सेकंड लॉ में क्या कहा कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ये कुछ लॉ थे फैराडे के, केवल स्टेटमेंट याद करना है। इसकी डिटेल स्टडी क्लास 12th में है, तो हमें इतनी स्टडी नहीं करनी है। इस फैराडे लॉ के बेस पे क्या चीज वर्क करती है, इस बेस पे वर्क करता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करते हैं दोनों डिवाइसेस। तो क्या है एसी जनरेटर, क्या है ट्रांसफार्मर, इसकी बात हम कर देते हैं। अगर हम बात करें एसी जनरेटर की, तो एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये प्योरली वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इट इज ए डिवाइस और ए प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन में बेसिकली 4 चीजें होती है। पहला मैग्नेट, ये फिगर में दिख रहा होगा। सेकंड आर्मेचर कॉइल जो बीच में घूमेगी मैग्नेट के, उसके बाद एक स्लिप रिंग जो आउटपुट को, जो करंट को बाहर निकालने में मदद करती है, और थर्ड फोर्थ होता है बुशेस। बुशेस का काम क्या होता है, दे आर सेपरेटेड, ये फिक्स नहीं होते लेकिन अलाउ करते हैं स्लिप रिंग को रोटेट करने के लिए, और इन्हीं बुशेस के थ्रू हम आउटपुट को बाहर निकाल सकते हैं। तो एसी जनरेटर का बेसिक काम क्या है, एसी सप्लाई को प्रोड्यूस करना, मतलब एसी करंट बनाना। हमारे पास 2 टाइप के करंट, एक डीसी करंट और एक एसी करंट। तो एसी डीसी से क्यों यूजफुल है, क्योंकि हम डीसी करंट से हैवी अप्लायंसेस नहीं चला सकते, जबकि अल्टरनेटिंग करंट से हैवी अप्लायंसेस चला सकते हैं। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं 50 होते हैं। एक सेकंड में 50 टर्न्स लेती है एसी करंट। एसी करंट का जो वेव डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एसी करंट कुछ इस तरह से चलती है और डीसी करंट कुछ इस तरह से चलती है सीधी बिल्कुल। तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक सिंगल टर्न्स कहलाता है। तो 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे ही जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है डीसी करंट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू रेजिस्टेंस, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं करता। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे अल्टरनेटिंग करंट चली जाएगी और इसका लॉसेस नहीं होता। तो हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से ज्यादा यूजफुल है और एडवांटेजेस है, इसका एडवांटेज सामने लिखे हैं। अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट डेंजरस है डीसी करंट से, बस इतना तो सिंपली बात है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है फैराडे की और निकोलस टेस्ला की और एडिसन की। एडिसन ने डीसी करंट की उत्पत्ति की थी, लेकिन निकोला टेस्ला ने एसी करंट की उत्पत्ति की थी। उसी के बेस पे सारी चीजें चलती है आज। तो ये था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की यूजेज आपको पता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है वहां जनरेट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिगर फटाफट। तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकती है। आप लोगों ने अपने घरों के बाहर या मोहल्ले के बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ देखा होगा, वो एक्चुअल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का काम करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट आती है, लेकिन बिजली घर से जो बिजली आती है वो 11,000 की लाइन आती है, मतलब 11,000 वोल्ट आती है। तो 11,000 वोल्ट अगर हमारे घर में आए तो वायरिंग तो खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बीच में रखते हैं और वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसे स्टेप डाउन का यूज कर सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज लो हो और हमें हाई करने हो, वहाँ स्टेप अप का यूज कर सकते हैं। ये यूज कहाँ होता है, अगर हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में देखें तो स्टेबलाइजर के अंदर यूज होता है, जहाँ स्टेबलाइजर में हाई वोल्टेज को लो भी कर सकते हैं, लो वोल्टेज को हाई में भी कर सकते हैं। तो वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो स्टेप ट्रांसफार्मर एक्चुअल में ये डिवाइस है स्टेप डाउन स्टेप। ये प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करेगा। यहाँ फिगर बना हुआ दिख रहा होगा, इसमें होती है प्राइमरी कॉइल, सेकंड होती है सेकेंडरी कॉइल। पहले वाली प्राइमरी कॉइल है, दूसरी वाली सेकेंडरी कॉइल है। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं कॉपर वायर के, कुछ इस तरह से लिपटे हुए होते हैं। मान प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिपटे हुए होते हैं, इसे एनपी बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिपटे होते हैं, इन्हें एनएस बोलेंगे। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा है तो वो स्टेप डाउन होगा, क्योंकि हम प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज देंगे, वहां कम वोल्टेज मिलेंगे। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा।
तो यहाँ पे हमें हमें हालांकि दोनों को डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना था, वो हमने पढ़ा यहाँ पे। और वर्किंग की अगर हम बात करें तो हमें साफ साफ पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, नो ये लिख दिया सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल होगा, करंट इन द प्राइमरी कॉइल बट वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर हम डिवाइड करें तो एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू मिल जाएगा आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू मिल जाएगा ई पी अपॉन ई एस। तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसपे ये वर्क करता है और हम इसे यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर हमें करंट कैलकुलेट करनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने होंगे, या वोल्टेज, ई मतलब क्या है वोल्टेज, ये वोल्टेज कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर का सिंपल प्रिंसिपल मैंने बताया था, जो कि वहां पे बताया था कि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है बात, चलिए। तो ये बातें थी हमारी इस चैप्टर की, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट। तो डीसी मोटर में एक स्प्लिट रिंग नाम की चीज होती है।